गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। द नॉलेज प्लाजा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी भी अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धान की खेती। धान जो है वो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। इसका जो वानस्पतिक नाम होता है, आई मीन बोटेनिकल नेम, ओराइजा सटाइवा। इसकी जो फैमिली होती है, आई मीन कुल जिसको कहते हैं, वो पोएसी होती है। पोएसी जो है इसकी नई फैमिली, और ग्रैमनी अगर कहीं कहीं लिखा रहता है तो इसकी ओल्ड फैमिली। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, दोनों सेम ही है। हाँ, इसमें जो क्रोमोजोम नंबर पाया जाता है वो 24 होता है, और इसका जो उत्पत्ति स्थान या मूल स्थान जो भी लिखा रहता है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट परसेंट पाया जाता है 70%, और जो प्रोटीन पाई जाती है वो 6 से 7% पाई जाती है। ओरिजिन प्रोटीन इसमें पाई जाती है चावल में। विश्व में जो है धान की कुल 24 प्रजातियाँ पाई जाती है, लेकिन सिर्फ 2 की ही खेती की जाती है और 22 जंगली हैं। जिसकी खेती की जाती है उनमें से है ओराइजा सटाइवा एंड ओराइजा क्लेवेरिमा। ओराइजा सटाइवा की पूरी एशिया में, आई मीन एशिया में भारत, चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इतने मतलब देश आते हैं और भी। और जो ओराइजा ग्लेवेरिमा है उसकी केवल ट्रॉपिकल वेस्ट अफ्रीका में ही खेती की जाती है, आई मीन उगाया जाता है। ओराइजा सटाइवा की 3 प्रजातियाँ होती हैं, इंडिका, जापोनिका एंड जावानिका। इंडिका को भारत में उगाया जाता है, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, इंडिका आई मीन इंडिया। जापानिका मीन्स जापान, जो कि जापान में उगाई जाती है। जावानिका को हम ब्लू वैरायटी भी कहा जाता है, जो कि इंडोनेशिया में ग्रो की जाती है। संकर धान के जो पिता हो वो युमाल लॉन्गपिंग है, इनको शॉर्ट में वाई एलपिंग भी कहा जाता है। कहीं कहीं वाई एलपिंग भी लिखा रहता है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। सुपर राइस के जो पिता हैं डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश या जीएस खुश। सुपर राइस इसलिए डेवलप की गई थी क्योंकि इसकी जो मतलब यील्ड पोटेंशियल है, जो इसकी यील्ड है वो अन्य वैरायटियों की अपेक्षा 25% ये यील्ड अधिक देती है, इसलिए इसको सुपर राइस कहा जाता है। मिस्टर राइस के पिता हैं एस के दत्त, या एस के दत्ता भी कहीं लिखा रहता है, तो दोनों सेम ही है। गोल्डन राइस के जो पिता हैं वो इंगो पोर्टिकस एंड पीटर वेयर। गोल्डन राइस इसलिए विकसित किया गया था क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। मतलब जैसे सबसे ज़्यादा मीन्स जो धान की अन्य प्रजातियाँ उनमें से सबसे ज़्यादा विटामिन ए एवं बीटा कैरोटीन पाया जाता है इसमें। भारतीय संकर धान के पिता हैं एससी सिद्दीकी। जो सामान्य धान का टेस्ट वेट होता है वो 25 ग्राम होता है, लेकिन जो बासमती धान का टेस्ट वेट होता है वो 21 ही ग्राम होता है, मीन 21 ग्राम। धान के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में प्रथम देश जो है वो चीन है, और दूसरे स्थान पर भारत आता है। भारत में अगर क्षेत्रफल में उत्पादन की बात की जाए प्रथम राज्य कौन सा है, तो वह पश्चिम बंगाल है। अगर भारत में धान की उत्पादकता, आई मीन पर हेक्टेयर कितना उसका यील्ड आता है, कितनी प्रोडक्टिविटी जो आती है, वो है पंजाब की। धान में जो बोनेपन का कारण होता है, क्योंकि देखे होंगे कोई कोई धान, मतलब धान जो होता है वो पहले जो होते थे, जैसे वाइल्ड राइस होती थी, वाइल्ड पैडी, वो काफ़ी मतलब टाल होते हैं, काफ़ी बड़े होते थे। लेकिन अब क्या हो गया, वो मतलब उनकी हाइट छोटी हो गई, तो उसमें जो जीन पाया जाता है उनकी मतलब ड्वार्फनेस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है DGU जीन। और धान के दाने में महक का कारण जो होता है वो डाइएसिटाइल पाइरोलाइम नाम एंजाइम होता है, जिसके कारण धान के दाने में महक आती है। और धान के दाने में जो चिपचिपाहट आती है वो एमाइलेज एंजाइम के कारण आती है। धान का जो पुष्पक्रम होता है वो पैनिकल होता है, और इसमें 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। ग्रेमनी कुल के सभी पौधों में केवल 3 ही पुंकेसर पाए जाते हैं, लेकिन धान एक ऐसा क्रॉप है ग्रेमनी कुल का या पोएसी कुल का, जिसमें 6 पुंकेसर पाए जाते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पर, ये काफ़ी बार पूछा भी जाता है। धान का जो तना होता है उसको कल्म कहते हैं, और भूसी सहित धान को बहुरा धान कहते हैं। डिहस्क्ड राइस या डिहक्स पैडी को भूरा धान कहते हैं। और धान जो है एक स्वपरागित सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। सेल्फ पॉलिनेटेड C3 एंड सॉर्डे प्लांट है। इसको जो जलवायु की आवश्यकता होती है वो गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। और इसके लिए जो सॉयल, आई मीन जो मृदा चाहिए वो क्ले दोमट, आई मीन क्ले लोम सॉयल की आवश्यकता पड़ती है। मतलब प्रोडक्शन के लिए, अधिक प्रोडक्शन के लिए इसे क्ले दोमट मृदा काफ़ी अच्छी होती है। और इसका जो pH होना चाहिए उस सॉयल का वो 4 से 6 pH होना चाहिए।
आई मीन स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए, मतलब बहुत ही हल्का एसिड नेचर का होना चाहिए। नोट में जो लिखा गया है, 1 किलोग्राम अगर धान का दाना प्राप्त करते हैं या उत्पाद चाहिए 1 किलोग्राम धान का, तो उसके लिए हमें 4500 से 5000 लीटर जल की आवश्यकता पड़ेगी। तो सोचिए, जब 1 किलोग्राम धान उत्पन्न करने के लिए हमें 4500 से 5000 लीटर जल की आवश्यकता पड़ेगी, तो वही 100 किलो और 1 कुंटल या 10 कुंटल या 50 से 60 कुंटल जितने भी कुंटल हैं, ग्रो करने के लिए कितने जल की आवश्यकता पड़ेगी। ये भी सोचने वाली बात है कि जब 1 किलोग्राम धान उत्पन्न करने के लिए 4500 से 5000 लीटर जल की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर क्विंटल में अगर हम ग्रो कर रहे हैं, क्विंटल में हमें उत्पाद चाहिए, तो कितने लीटर ज़्यादा हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। सीजन, मतलब किस सीजन में हम कौन सी क्रॉप का, मतलब कब उसको बुआई का समय होता है, कब कटाई का समय होता है। तो जो सीजन होते हैं असमन, बोरो, धान के लिए यही 3 सीजन मेन होते हैं। आस जो होता है उसे प्री, मतलब खरीद के पहले का जो सीज़न होता है उसको हम आस कहते हैं। इसकी जो बुआई होती है अप्रैल से लेकर मई के बीच में की जाती है, और कटाई जो है वो सितंबर से लेकर अक्टूबर माह में की जाती है। फिर अमन को हम खरीफ सीजन कहते हैं, जिसकी हम बुआई जो है जून जुलाई में करते हैं, और नवंबर दिसंबर में इसकी कटाई करते हैं। फिर उसके बाद आता है बोरो सीजन या स्प्रिंग या समर सीजन। इसकी जो बुआई करते हैं वो नवंबर दिसंबर में करते हैं, और इसकी जो कटाई है वो मार्च अप्रैल। इसकी जो वैरायटियाँ हैं, फेमस वैरायटी। नोट, विश्व में सबसे पहले धान की संकर प्रजाति चीन में ग्रो की गई थी, आई मीन उगाई गई थी 1976 में। और विश्व का जो जादुई धान है, आई मीन वर्ल्ड मिरेकल राइस जिसको कहते हैं, वो IR8 है। इसका जो क्रॉस है वो DG यूजन इंटू पेटा। IR8 को विश्व की प्रथम हाई यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी यील्ड पोटेंशियल मतलब सबसे ज़्यादा है विश्व में। विश्व की दूसरी जो हाई यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी, आई मीन सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली बौनी प्रजाति है, वो पूसा बासमती 1 है। IR8 के बाद भारत में सबसे पहले किस बौनी प्रजाति का आगमन हुआ, तो वह TN1 1964 में ये आई भारत में। इसका जो नाम है TN1 का, ताइचुंग नेटिव फर्स्ट। अगर भारत का जादुई धान की बात करें, भारत का जादुई धान कौन सा, या इंडियन मिरेकल राइस, तो है जया, जिसको डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित किया गया था। डॉक्टर शास्त्री लिखा है यहाँ पर भाई साहब, ना तो आप D शास्त्री ऐसा पढ़े, नहीं, डॉक्टर शास्त्री द्वारा विकसित किया गया था। और इसका जो क्रॉस है वो है TN1 इंटू T141। अब एक क्वेश्चन इसमें से ये भी बनता है, अगर यही T141 पहले आ जाए और TN1 बाद में आ जाए, तो ये किसका क्रॉस हो जाएगा, आपको पता है? ये हो जाएगा पद्मा का क्रॉस। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि T141 आई मीन T141 द्वारा विकसित प्रजाति का नाम कौन सा है, तो वह है जगन्नाथ। ये भी याद रखिएगा, जैसे इसमें लिखा नहीं है फिर भी आप कॉपी में अगर कॉपी पेन लिए होंगे तो नोट करते जाइएगा। और धान की जो म्यूटेंट वैरायटी है वो है जगन्नाथ और प्रभावती। और डायरेक्ट सीड के लिए जो, मतलब हम डायरेक्ट सीड के लिए जो वैरायटी उपयोग करते हैं वो है बाला, कावेरी और नगीना 22। लवण अवरोधी प्रजाति जो है वो है लूनीश्री सुपर राइस। ये लूनीश्री जो है वो सुपर राइस की वैरायटी है, और लवण अवरोधी प्रजाति IR8 भी है। ऊसर भूमि के लिए कौन सी वैरायटी अच्छी होती है, वो है साकेत 4। और किस वैरायटी में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है, वो साबरमती। और भारत की प्रथम संकर धान की प्रजाति कौन सी है, APRH1 एंड 2। APRH मीन्स आंध्र प्रदेश राइस हाइब्रिड, जो कि 1994 में डेवलप की गई थी। धान की सुगंधित प्रजातियाँ जो है कस्तूरी एंड हरियाणा बासमती। धान में हॉलिंग परसेंटेज कितना पाया जाता है, धान में जो हॉलिंग परसेंटेज होता है वो 66 to 70%, आई मीन 66 से 70% पाया जाता है। और हॉलिंग किसको कहते हैं, हॉलिंग जो होता है भूसी से दाने को अलग करना। जो भूसी, जैसे जो धान होते हैं उसमें जो भूसी लगी रहती है उससे जो दाना निकलता है उसको दाने को अलग करने के करते हैं, तो उसको हम हॉलिंग कहते हैं। अब सीड रेट क्या होती है, अगर हम छिड़काव विधि से धान बोते हैं तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें सीड चाहिए। और महीन धान की जो अगर नर्सरी यूज करते हैं तो 25 से 30 किलोग्राम, मोटे धान की जो है 35 से 40 किलोग्राम हमें आवश्यकता पड़ती है। वहीं अगर हम संकर धान 1 हेक्टेयर के लिए यूज करते हैं तो सिर्फ 15 किलोग्राम हमें चाहिए होता है सीड रेट। SRI पद्धति में क्या होता है, सिर्फ 6 किलोग्राम। धान की अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल की रोपाई करनी है हमें,
तो उसके लिए आवश्यक नर्सरी का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, वो है 1000 मीटर स्क्वायर, या इसको हम अगर हेक्टेयर में बदलना चाहें तो 0.1 हेक्टेयर की आवश्यकता हमें, मतलब क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है नर्सरी के लिए। और इसकी जो स्पेसिंग होती है 20 × 10 सेंटीमीटर या 20 से 10 सेंटीमीटर। अगर धान की रोपाई करते हैं तो हमें 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर उसकी रोपाई करनी चाहिए। और रोपाई करते समय धान के खेत में 5 सेंटीमीटर पानी अवेलेबल होना चाहिए। बुआई की विधियाँ क्या क्या हैं? SRI विधि, जिसको श्रीवी विधि का, इसका जो फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसकी खोज जो है फेनरिक डी लैलिने ने की थी मेडागास्कर में 1983 में। और अगर इसकी भारत में खोज की जाए तो भारत में खोज किसने की, तो डॉक्टर भास्कर ने, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले थे, 2000 में की थी और तमिलनाडु में ही की थी। SRI विधि में जो नर्सरी होती है वो 12 से 14 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। और दूसरी मेथड है रोपाई की डेपोक मेथड, जिसको हम मैट मेथड भी कहते हैं। यह विधि मनीला फिलीपींस से डेवलप की गई। इस विधि में जो नर्सरी है वो 11 से 14 दिन, अगर एग्जैक्ट देखें तो 12 दिन में ये ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। जिससे रोपाई, जिससे नर्सरी जो होती है 12 दिन के अंदर हम उसको ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं दूसरे खेत में। अब इसकी सीड रेट क्या होती है? अगर डेपोक विधि की, डेपोक मेथड या मैट मेथड दोनों सेम ही है, तो इसके लिए सीड रेट होती है 1.5 से 2 किलोग्राम बीज पर वर्ग मीटर। ये भी ध्यान रखना है, कुछ लोग हेक्टेयर लगाते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। 1.5 से 2 किलोग्राम बीज पर वर्ग मीटर हमको चाहिए डेपोक विधि के लिए। और पर बॉइलिंग क्या होता है? पर बॉइलिंग जो होता है एक हाइड्रोथर्मल प्रोसेस होता है, जिसमें हम धान जो होता है, जैसे धान काट के लाते हैं कुछ दिन, उसको मतलब वैसे रख देते हैं ड्राई होने के लिए, फिर जब उसको उबालते हैं तो उसको हम पर बॉइलिंग कहते हैं। पर बॉइलिंग की क्रिया में जो होता है हमें वो जो धान प्राप्त होता है, जिसको हम भुजिया चावल कहते हैं गांव में अक्सर, उसमें जो होता है वो काफ़ी रिच होता है, उसमें विटामिन एनर्जी मतलब बहुत अधिक मात्रा में, मतलब इज कम्पेयर टू नॉन परबॉइल्ड राइस में कम पाया जाता है, और परबॉइल्ड राइस में ये सब मात्रा अधिक पाई जाती है। गांव के हो भाई सब, सभी लोग जानते हैं। और इस क्रिया में जो होता है विटामिन B12 भी संचित होती है, स्टोर होती है, मतलब पाई जाती है जो भी। अब इसका जो डिजीज़ है, मेन डिजीज धान का भूरा धब्बा रोग। धान को जो भूरा धब्बा रोग है वो कवक द्वारा होता है, और इस कवक का नाम है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। आपको कन्फ्यूजन होगा, जो मैं R बनाता हूँ वो आपको S लगेगा, लेकिन ये R है, ठीक है, इसको थोड़ा सही से देखिएगा आप लोग। जैसे वो RYZAE ये लिखा ओराइजी नोट। इस रोग के कारण सन 1943 ईस्वी में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, इसलिए इसे बंगाल फेमाइन के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि किस रोग के कारण बंगाल फेमाइन आया था, बंगाल में फेमाइन रोग फैला था 1943 में, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि धान के भूरा धब्बा रोग के कारण ही बंगाल फेमाइन आया था बंगाल में। उसके बाद हम पढ़ेंगे धान का झोंका रोग, जिसको झुलसा रोग भी कहा जाता है। ये भी कवक द्वारा होता है, और इस कवक का नाम है पायरिकुलेरिया ओराइजी। उसके बाद 3rd नंबर पर है उफरा रोग। उफरा रोग जो होता है निमेटोड द्वारा होता है, जिसको हिंदी में सूत्रकृमि कहा जाता है। उस सूत्रकृमि का नाम है डाइटिलेंचस एंगस्टस। ओके। 4थे नंबर पर आपका रोग है अकोची रोग। अकोची रोग जो होता है H2S की टॉक्सिसिटी, उसकी अधिकता के कारण होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता के कारण जो होता है अकोची रोग होता है। फिर खैरा डिजीज पढ़ेंगे। खैरा डिजीज तो आपको ये मोस्ट, मतलब जितनी बार भी आप पेपर देंगे आपको ये डिजीज पूछा जाएगा कि खैरा रोग राइस में किसकी डिफिशेंसी के कारण लगता है, या किसकी कमी के कारण खैरा डिजीज राइस में लगता है। तो ये आप ये लिख के ले लीजिए या लिख लीजिए कहीं पर, ये जिंक की कमी से लगता है। और इस रोग की खोज जो है YL नीने ने की थी 1966 ईस्वी में। YL नीने जो थे वो पंतनगर यूनिवर्सिटी के थे, और पंतनगर यूनिवर्सिटी में पहली बार 1966 में खोजा गया था, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बकैनी रोग। बकैनी रोग जो है वो भी कवक द्वारा लगता है, और इस कवक का नाम है जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई कोराई सॉरी। और इसमें जो कीट लगता है वो गंधीवक कीट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गंधीवक डिजीज सबसे ज़्यादा किसको इफेक्ट करता है राइस में, और किस स्टेज पर ये जो होता है दुग्धावस्था पर धान के पौधे को नुकसान पहुंचाता है। और इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो है लेप्टोकोरिजा एगुटा। उसके बाद 2nd नंबर पर आता है सैनिक कीट।
सैनिक कीट जो होता है वो रात्रि के समय फसलों को नुकसान पहुंचाता है। और इसका जो जूलॉजिकल नेम है मैथमिना सेफराटा। फिर थर्ड नंबर पर आता है हरा फुद का, जिसको इंग्लिश में ग्रीन लीफ हॉपर भी कहा जाता है। जैसे कभी कभी हरा फुद का नहीं आता है तो ग्रीन लीफ हॉपर भी दे देते हैं कि ग्रीन लीफ हॉपर का जूलॉजिकल नेम क्या है और ये किस फसल से संबंधित, तो आप लोग बता दीजिएगा। हरा फुद का या ग्रीन लीफ हॉपर जो है वो राइस से संबंधित है और इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो निफेटाइटिस, ये टी है ना कि एल, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया तो इसको टी कर लीजिएगा, टी है ही, निफेटाइटिस वायरसेंस। उसके बाद में पढ़ेंगे तना छेदक स्टेम बोरर डिजीज ऑफ राइस। इस कीट को डेड हार्ट या वाइट ईयर भी कहा जाता है। इसका अदर नाम है डेड हार्ट और वाइट ईयर। इसका जूलॉजिकल नाम है स्कैर्पोफेगस इंसर्टिवलस। ये एल है ना कि टी, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर इसमें जो खरपतवार पाया जाता है जंगली धान। कितनी बार पूछा जाएगा कि जंगली धान किस में लगता है, सभी को पता है जंगली धान धान में ही लगेगा। इसको इंग्लिश में वाइल्ड राइस भी कहा जाता है। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है इकाइनोकोलोवा कोलोनम। और इसकी रोकथाम के लिए धान की खेत में खरपतवार, इस मतलब जो भी खरपतवार नियंत्रण मतलब लगता है उसके नियंत्रण के लिए ब्यूटाक्लोर, जिसका ट्रेड नेम है मचेटी का ट्रेड नेम है ब्यूटाक्लोर नामक खरपतवारनाशी का प्रयोग करते हैं, वो भी रोपाई के 3 से 4 दिन के बाद। और जंगली धान के नियंत्रण के लिए या जितने भी खरपतवारनाशी लगते हैं उसमें उसके नियंत्रण के लिए प्रोपिनिल स्टाम 34 का प्रयोग किया जाता है। धान के 1 वर्ग मीटर खेत में हिल्स की संख्या जो होती है वो 50 होती है। और एक हिल्स जो होता है, जैसे आप देखे होंगे कि हिल्स जहाँ पर मतलब पौधों को लगाते हैं, तो एक हिल्स में मतलब कितने पौधे लगाए जाते हैं एक जगह पर, तो उसमें से 2 से 3 पौधे लगाए जाते हैं। अब कितनी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट होती है राइस के खेत को, तो इसमें नाइट्रोजन जो दिया जाता है 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास जो होता है 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दिया जाता है। इसमें कुछ बायो फर्टिलाइज़र भी दिए जाते हैं, जिसको हिंदी में जैव उर्वरक भी कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हिंदी में नील हरित शैवाल कहा जाता है, और एजोला भी दिया जाता है। धान के पानी भरे खेत में अगर कोई गैस निकलती है तो आपको पता होगा वो गैस कौन सी होती है, कौन सी? मैथेन गैस, जिसका केमिकल नाम होता है केमिकल जो फार्मूला होता है CH4। पानी भरे खेत में धान नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, ये भी क्वेश्चन है। कुछ लोग क्या करते हैं एमाइड के रूप में लगा देते हैं, तो इसको एमाइड नहीं अमोनिकल रूप में वो इनटेक करता है, ग्रहण करता है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट या शॉर्ट में CRRI कहाँ है, तो यह कटक उड़ीसा में। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। और लास्ट क्वेश्चन है कि धान की उपज प्रति हेक्टेयर कितना होता है, तो इसकी जो उपज होती है 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज होती है। अगर किसी को भी धान की खेती में कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। और हाँ यार, लास्ट में यही बोलूँगा, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बहुत मेहनत लगता है यार, कर दो यार, तुम्हारा क्या चाहता है, तुम्हें तो सिर्फ लाल बटन पर जाके क्लिक कर देना, सब्सक्राइब कर देना है, घंटी बजा देनी है, कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू। तो चलिए स्टॉप करते हैं। अगली जो क्लास मेरी रहेगी, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें मैं आपको वेट पढ़ाऊँगा, गेहूँ की खेती। थैंक यू, बाय बाय।